मतलब गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ना शुरू किए थे और कुछ बेसिक पॉइंट्स के बारे में जाने थे। वो सारी चीजें आप 10th क्लासेस में पढ़े होंगे, बट जो उसमें से भी कुछ अच्छी पॉइंट्स हैं जिसपे हमें हमेशा ध्यान देना चाहिए, उन सारे पॉइंट्स को हमने अच्छे से बताया आपको। आपको क्या करना, हाँ वो सारी चीजें आपके बोर्ड में या किसी भी एग्जाम में पूछी नहीं जाएगी, बट उसका जो एक छोटा छोटा पॉइंट है वो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस में यूज होगा, क्योंकि वो सारा नेमिंग आपको जानना चाहिए। अच्छा देखिए, कल वाले टॉपिक में लास्ट में हमने क्वेश्चन किए थे और वहां पर सबसे इंपॉर्टेंट, कल वाले टॉपिक में जो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मुझे मिला था कि फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, तो फोकल लेंथ F इक्वल्स टू R माइनस R बाई 2 cos थीटा। और यह फॉर्मूला सभी जगह लगाई जा सकती है, यानी कि हमारी रे पैरेक्सियल हो, हमारी रे मार्जिनल हो, या सिंपल कह सकते हैं कि हमारी जो प्रधान अक्ष है प्रिंसिपल एक्सिस उसके काफी नजदीक हो या उससे काफी दूर हो, दोनों के लिए यह फॉर्मूला लगाई जा सकती है। वहां पर लास्ट में हमने एक रिजल्ट देखा था कि थीटा इज वेरी स्मॉल, मतलब जीरो के इक्वल है, तो यहाँ पर जैसे ही आपने थीटा का वैल्यू 0 डाला था तो cos 0 का वैल्यू 1 हो गया, तो R माइनस R बाई 2 लास्टली आया R बाई 2, और यही आप पढ़ते आए हो। और आपके 12th के भी 90% क्वेश्चंस में ये फॉर्मूला लग जाएगा, इसीलिए आपको ये लोग ये नहीं देखते हो तो भी सही हो जाता है, बट हमने कल एक क्वेश्चन कराया, वहां पे देखा कि कहां कहां गलती हो सकती है यदि आप ये फॉर्मूला नहीं जानते। अच्छा, जब थीटा 0 होती है इसका सिंपल मतलब हो गया कि दर्पण का जो द्वारक है, या सिंपली कह सकते हैं इंग्लिश में अपर्चर, वो क्या है, काफी स्मॉल है, या सिंपली कह सकते हैं कि हमारे जो आपतित किरण है वो प्रधान अक्ष के काफी नजदीक है। अच्छा, अब चलिए इसके आगे एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद हम पुनः गोलीय दर्पण को आगे की तरफ कंटिन्यू करेंगे। अभी देखिए गोलीय दर्पण में जितनी भी बेसिक सी बातें हैं वो बताई जा रही है। जैसे देखिए एक क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, हमारे पास एक अवतल दर्पण है, कॉनकेव मिरर है, और इस मिरर में यह आपकी ध्रुव है, यह आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब वक्रता केंद्र है, और मानते हैं कि यहां से कोई आपतित किरण आती है और प्रवर्तन होने के बाद यहां से गुजर जाती है। इस बिंदु का नाम है F, कोई दिक्कत। और देखिए F से P के बीच की दूरी आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है R बाई 3। अच्छा, और यह ऊंचाई दी हुई है कि कितनी ऊंचाई है, H। और यदि अवतल दर्पण कॉनकेव मिरर की वक्रता त्रिज्या कैपिटल R है, रेडियस ऑफ कर्वेचर कैपिटल R है, दी हुई है, आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए H हाइट कितनी होगी, यानी कि आपसे अब पूछा जा रहा है कि कितनी ऊंचाई से प्रधान अक्ष से आपतित किरण गुजर रही है। अब देखिए इसको निकालने के लिए वही बच्चा निकाल पाएगा, इस क्वेश्चन को वही बना पाएगा जो यह कॉन्सेप्ट जानता है कि F इक्वल्स टू R माइनस R बाई 2 cos थीटा। अदरवाइज आप कुछ भी कर लो, अगर आप ये फॉर्मूला जानते हो कि F इक्वल्स टू R बाई 2, तो देखिए पहले तो गलती कहाँ कहाँ होगी, क्यों, क्योंकि यदि ये फोकस है तो आपने पढ़ा है कि फोकस दूरी क्या होती है, F इक्वल्स टू R बाई 2, बट यहाँ रिजल्ट क्या दिया हुआ है, F इक्वल्स टू R बाई 3, और दोनों एक दूसरे के इक्वल तो है नहीं। इसका मतलब आपको लगेगा कि ये तो क्वेश्चन ही गलत है, और ऑप्शन में भी लिखेगा आंसर डजंट एग्जिस्ट, और आप लगा के चले आओगे। बट यदि आप कॉन्सेप्ट जानते हो तो सोचोगे कि अच्छा हाइट निकालनी है, इसका मतलब और भी दिमाग में तुरंत आ जाएगा कि जब फोकस दूरी के बराबर नहीं है, इसका मतलब यह जो आपतित किरण है वह कैसी है, मार्जिनल है, मतलब हमारे प्रधान अक्ष के काफी दूरी से गुजर रही है। अब यहाँ पे देखिए, हमेशा सोच सकते हैं, सबसे पहले आपको इस टाइप के क्वेश्चन बनाने के लिए तुरंत यहाँ पर नॉर्मल अभिलंब ड्रॉ करना चाहिए, और आपको पता है जितना आपतन कोण उतना ही प्रवर्तन कोण, और यहाँ से भी लाइन ड्रॉ करनी चाहिए। ओके, और देखिए यह C है, इसका नाम N दे दीजिए और इसका नाम M दे दीजिए, और इस ट्रायंगल को बाहर बना लीजिए, N M C, और ये एंगल थीटा है, ये हाइट आपको निकालनी है। और देखिए तो जरा CP, तो CP आपको क्या है, वक्रता त्रिज्या C से P के बीच की दूरी, सेंटर से पोल के बीच की, इसको R बोलते हैं, तो क्या हम CN को भी R बोल सकते हैं, यानी कि CN तो हमको मालूम है। अब जरा सा देखिए, यदि मुझे H निकालना है तो इस ट्रायंगल में चलते हैं, हम निकालते हैं साइन थीटा, तो साइन थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा,
h/r, इसको 1 कर लीजिए। अब r मालूम है, h निकालना है, तो कहीं से यदि थीटा मिल गया इसका मतलब मेरा काम हो जाएगा। और थीटा मिलेगा कहां से, तो थीटा हमें मिलेगा तुरंत इस वाले फॉर्मूले से, F इक्वल्स टू r माइनस r/2 cos थीटा। सही है क्या? और f का वैल्यू कितना दिया इसमें, r/3, तो यहाँ पे रख लीजिए r/3 बराबर r माइनस r/2 cos थीटा। और जब इसे सोल्व करोगे तो देखिए r कैंसिल हो गया, आया 1/2 cos थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस 1/3 दैट इक्वल्स टू 2/3। और यहाँ से यदि आप cos थीटा का वैल्यू निकालते हो तो आ जाती है, cos थीटा का वैल्यू चला आएगा 3/4, है ना। देखिए cos थीटा उधर जाएगी, 3 इधर जाएगी, 2 नीचे आएगी, तो cos थीटा का वैल्यू 3/4, तो यहाँ से आपको थीटा मिल जाएगा। या इसको डायरेक्ट आप साइन में कन्वर्ट कर लो, या हम ऐसा भी कर सकते हैं कि यहाँ साइन ना निकाल के यहाँ cos निकाल लें। तो देखिए इसको ऐसा कर लीजिए, आसान रहेगा। अगर यह r है, यह h है, तो क्या है, रूट अंडर r स्क्वायर माइनस h स्क्वायर हो जाएगा। कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर इक्वल्स टू आधार स्क्वायर। अब इस ट्रायंगल में cos थीटा निकाल लीजिए, तो cos थीटा इक्वल्स टू बेस, तो बेस कितना है, रूट अंडर r स्क्वायर माइनस h स्क्वायर। ओके, और नीचे क्या आ जाएगा, r। यह हो गई 1 और यह हो गई आपकी 2। या सिंपली ऐसा भी कर सकते हैं कि इक्वेशन 1 में cos थीटा का मान रखने पर, तो यहाँ पे देखिएगा put the value of cos थीटा in इक्वेशन 1, और इक्वेशन 1 में पुट कीजिएगा तो देखिए 3/4 इक्वल्स टू रूट अंडर r स्क्वायर माइनस h स्क्वायर बाई r। और यहाँ से आपको देखिए क्या क्या कांस्टेंट 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 और h निकालना है, और h आपका आसानी से निकल जाएगा। तो देखिए इस फॉर्मूले को जानने के बाद आप आसानी से बता सकते हो कि कितनी ऊंचाई से आपकी आपतित किरण प्रधान अक्ष से गुजर रही है। तो चलिए अब हम एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट जानेंगे, उसके बाद हम लोग यह जानेंगे कि हमारे जो गोलीय दर्पण है उसमें प्रतिबिंब कैसे बनाई जाती है, प्रतिबिंब बनाने के लिए क्या क्या रूल है। और ये सारी रूल 10th क्लास की है, उसमें कोई चीज की चेंजिंग नहीं है, बट उसे हम पढ़ा देते हैं। ऐसे देखिए वो सारी चीज 10th में पढ़नी थी, बट वो रे डायग्राम बिना जाने आप अच्छे से जानते हो तो भी ठीक है, बस आपका एक रिवीजन हो जाएगा। हाँ, आपको वीडियो लगे कि स्लो हो रही है तो आप अपने चैनल, अब जब आप वीडियो देखते होगे यूट्यूब पे, तो स्पीड खुद से बढ़ा लीजिएगा, 2x 1.31 जो भी है आपकी स्पीड का रेंज, उससे बढ़ा करके देख लीजिए। चलिए अब हम छोटी छोटी पॉइंट्स जान लेते हैं। और एक होता है फोकल प्लेन, फोकस तल। अब देखिए फोकल प्लेन के बारे में क्या कहा जाता है। सबसे पहले एक चीज ध्यान रखिए, आपकी जो मिरर है या तो कॉनकेव लीजिए, कॉन्वेक्स लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी ले सकते हो, बट आसानी के लिए हम कॉनकेव पे पढ़ रहे हैं, कॉन्वेक्स पे भी पढ़ा जा सकता है। तो देखिए आपकी जो कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर है, अगर यह पोल है या सेंटर है और यह मान लेते हैं कि चलिए फोकस है, तो देखिए हमारे प्रधान अक्ष के समानांतर दो तरह की किरणें होती हैं। एक ऐसी किरणें होती हैं, देखिए इस टाइप की किरणों को देखिए, आपतित किरण। ये जितनी भी आपतित किरण है वह प्रधान अक्ष के समानांतर है और खुद में भी समानांतर है। फिर से समझिएगा, अगर इसका नाम दे दिया जाए A, B, C और D, तो ये जितनी भी इंसिडेंट रे है, आपतित किरण है, वह खुद में भी पैरेलल है, समानांतर है, और साथ ही साथ प्रधान अक्ष के भी समानांतर है। तो यदि यहाँ पे लिखेंगे कि इफ, ऐसे डायरेक्ट लिखिए A, B, C और D सभी किरण एक दूसरे के समानांतर है एंड पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस प्रधान अक्ष, यानी कि किरण A, B, C, D खुद में भी समानांतर है और किसके समानांतर है, प्रधान अक्ष के भी समानांतर है। तो देखिए एक चीज का ध्यान रखिए कि जब किरणें
प्रधान अक्ष के समानांतर हो और खुद में भी समानांतर हो तो हमेशा फोकस पर आकर के एक दूसरे से मिलेंगी या कटेंगी। ओके क्या, यानी कि जब किरण खुद में भी समानांतर हो और प्रधान अक्ष के भी समानांतर है तो प्रवर्तन के बाद आपके फोकस पर आकर के एक दूसरे से मिल जाती है। और यह जो फोकस जिस तल में पाया जाता है, जैसे देखिए यहाँ पर एक हम प्लेन क्रिएट करते हैं, यानी कि आपकी फोकस जिस तल में होती है, जैसे आप ऐसा कह सकते हो कि यदि हमारे पास एक कार्डबोर्ड है या आपकी जो कॉपी है आपके पास से, उसको ऐसे रख लेंगे तो आपको पता है कि दर्पण से परावर्तन होने के बाद वो कहीं ना कहीं एक बिंदु पर लाइट करेगी, एक बिंदु पर आएगी और वो बिंदु कहाँ है, इस सतह में। और इसी सतह का नाम क्या होता है, इस सतह का नाम होता है फोकस तल, यानी जिस तल में फोकस पाई जाती है। हाँ, इसमें एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि यह जो फोकस है वह इस तल में भी है और साथ ही साथ प्रिंसिपल एक्सिस पर है, मतलब प्रधान अक्ष पर भी है। तो क्या क्या ध्यान देना है कि यदि खुद में भी समानांतर और प्रधान अक्ष के समानांतर है तो पहला प्रॉपर्टी क्या है कि फोकस पर मिलेगी और वो फोकस पाया कहाँ जाएगा, तो फोकस तल में पाया जाएगा। यानी इसी का नाम, ये जो तल है या सरफेस है, इसी का नाम होता है फोकल प्लेन। ओके, अब देखिए आपके पास एक और समानांतर किरण होती है जिसको ऐसे देख सकते हो। देखिए इसको, इस फिगर को थोड़ा और अच्छे से कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, यही आपकी मानते हैं कि फोकल प्लेन है, तो यहां पर मान लेते हैं कि फोकस है और ये आपकी अवतल दर्पण है। तो आपको क्या पता चलता है कि यदि किरणें खुद में भी समानांतर हो और प्रिंसिपल एक्सिस यानी कि प्रधान अक्ष, यही आपकी क्या है, प्रधान अक्ष है, तो इसके भी समानांतर है, खुद में भी समानांतर है, तो यहाँ से प्रवर्तन होने के बाद कहाँ पे आएंगी, फोकस पे आएंगी। तो देख सकते हो कि यह जो बिंदु F है यह प्रिंसिपल एक्सिस पर भी और साथ ही साथ इस तल में भी पाया जा रहा है और उस तल का ही नाम क्या है, फोकस। अब चलते हैं सेकेंड केस देखते हैं कि समानांतर किरण और कैसी होती हैं। देखिए यदि आपके पास अवतल दर्पण है, कॉनकेव मिरर है, तो देखिए यहाँ पर मानते हैं कि यह पोल है, ध्रुव है, यह आपकी फोकस है और यह आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो देखिए अब किस तरह से होती है आपतित किरण। देखिए इन सारी किरणों को जरा देखिएगा, अब क्या देख रहे हो, अगर इसका नाम दे दे ए और बी, तो देखिए किरण ए और बी एक दूसरे के तो समानांतर है, बट क्या यह दोनों किरण प्रधान अक्ष के समानांतर है, तो आप देखो कि नहीं है। तो हम लिखेंगे कि एक दूसरे में तो समानांतर है बट नॉट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, यानी कि ए तथा बी किरण खुद में समांतर है परंतु प्रधान अक्ष के समानांतर नहीं है। तो जब इस तरह की किरणें आती हैं तो होता क्या है, देखिए अब यह किरणें प्रवर्तन के बाद कभी फोकस पे नहीं आएंगी, बट क्या ध्यान देना है कि यह किरण, यदि हम मान लेते हैं कि फिर से पहले यहां मान लीजिए कि तल क्या है, ये आपकी क्या है, फोकल प्लेन। तो देखिए यह जो किरण है प्रवर्तन के बाद कभी भी इस तल से बाहर नहीं आएंगी, हमेशा प्रवर्तन के बाद कहां आएगी, इस तल में आएगी। बट ध्यान देना है कि यह जो प्रवर्तित किरण कभी भी प्रिंसिपल एक्सिस पे नहीं आएगी, मतलब प्रधान अक्ष पे कभी नहीं कटेगी, हमेशा कहां कटेगी, उस प्लेन में कटेगी, उस सतह में कटेगी जहां पर यह पॉइंट F पाया जाता है। जिस सतह में यह F पाया जाता है उसी में यह दोनों प्रवर्तन के बाद कटेगी, न तो यहां कटेगी
ना तो इसके बाहर ऊपर कटेगी कहीं पे भी, और ना तो इस प्लेन के बाहर, यानी ऐसा भी नहीं कर सकते कि इधर आके कटेगी। और हमेशा ध्यान दीजिए, यह प्लेन ऐसे नहीं रखा है, यह प्लेन ऐसे रखा है। अब ऐसे रखा है तो प्रवर्तन होने के बाद पहले मानते हैं, जरा से ये देखिएगा आप लोग, यदि इसको हम कह देते हैं कि फोकस है, तो पहले होता था कि प्रवर्तन के बाद यहाँ आती थी सब, बट अब है कि प्रवर्तन के बाद यहाँ तो नहीं आएगी, बट इसी प्लेन में कहीं आएगी, इसी पर। कभी ऐसा नहीं हो सकता इसके आगे न कभी इसके पीछे। यानी हमेशा ध्यान रखना है कि हमारे पास क्वेश्चन बनाते वक्त यह देखना है कि जो आपतित किरण है वह कैसी है, खुद में समानांतर है, ओके। फिर देखना है कि क्या प्रधान अक्ष के भी समानांतर है। यदि प्रधान अक्ष के समानांतर है, इसका यह मतलब है कि प्रवर्तन होने के बाद वह हमेशा जिस तल में गुजरेगी, जिस तल में आएगी, उस तल को हम फोकस प्लेन कहते हैं, फोकल प्लेन कहते हैं। और जिसमें फोकस पाया जाता है तो वो फोकस से गुजरेगी, बट दोनों समानांतर है और प्रिंसिपल एक्सिस के समानांतर नहीं है, तो कटेगी कहां पर, फोकल प्लेन में, ना तो इसके आगे ना तो इसके पीछे। अब बहुत तो सोचेंगे सर इसको हम पढ़ क्यों रहे हैं, ऐसा भी तो सोचना है क्यों पढ़ रहे हैं, इतना एक्स्ट्रा क्यों पढ़ रहे हैं। तो देखिए एक्स्ट्रा क्यों पढ़ रहे हैं, यहाँ से जब आपको मैथ में 3D पढ़ाया जाएगा 12th क्लासेस में, तो देख सकते हो क्या कि आपसे कभी कोई पूछ देता है यह भी आपतित किरण है, यह भी आपतित किरण, आपने क्या देखा था, पहली बार यहाँ मिली, दूसरी बार यहाँ मिली, इस पॉइंट को कुछ और नाम देते हैं, एफ डैश। एक बार कहीं इधर से लाइन लेंगे तो मानते हैं इधर है F3 डैश या F डबल डैश। तो क्या देख रहे हो, यह पॉइंट, यह पॉइंट, यह भी पॉइंट, सभी को प्लेनर एक ही प्लेन में पाए जा रहे हैं। तो 2 पॉइंट या 3 पॉइंट दिया हुआ है तो आपसे पूछ देंगे बताइए इस प्लेन का इक्वेशन क्या होता है, और वो लड़का वही बना सकता है या समझ सकता है जिसको यह पता है कि इसको फोकल प्लेन कहते हैं। और फोकल प्लेन में जितनी भी समानांतर किरणें हैं प्रवर्तन होने के बाद उसी तल में आती है। तो 2 का पॉइंट दिया रहेगा, तीसरे का इक्वेशन आप निकाल सकते हो। तो हम इसीलिए इसको पढ़ें कि फोकल प्लेन पढ़ना क्यों जरूरी है। ये आपको जब मैथ में 3D पढ़ाया जाता है तो वहां पर प्लेन का इक्वेशन लिखना सिखाया जाएगा कि 2 पॉइंट से 3 पॉइंट से। तो आप देख रहे हो 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट हमको मिल चुका है, तो हम इस प्लेन का इक्वेशन लिख सकते हैं। चलिए अब हम चलते हैं थोड़ा और आगे। देखिए अब आपको क्या पढ़ना है, जैसे देखिए 10th क्लासेस में बहुत छोटी छोटी पॉइंट्स आपको पता होगी कि 10th क्लास में हम लोग क्या पढ़ते थे, अनंत पर वस्तु है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगी, सारी चीजें आप लोग जानते हो। फोकस पे तो अनंत पे क्या क्या, तो उसी को हम रे डायग्राम से बनाना सीख लेते हैं। थोड़ा फास्ट ही रहेंगे, उसके बाद और आगे जाएंगे तो हम जाकर के मिरर फार्मूला पढ़ेंगे, दर्पण सूत्र पढ़ेंगे, उसे प्रूफ करेंगे, उसके बाद आवर्धन के बारे में जानेंगे, ठीक है। और ऐसे करते करते धीरे धीरे आप गोलीय दर्पण के कुछ जो बेसिक पॉइंट्स वह जान जाएंगे, उसके बाद अच्छे अच्छे पॉइंट्स की तरफ हम प्रोसीड करेंगे। चलिए हाँ, एक चीज और है कि हमने यह सोचा है कि जैसे ही गोलीय दर्पण हमारा फिनिशिंग की तरफ होगा तो फिर से हम टाइप ऑफ प्रॉब्लम लेकर के आएंगे कि ठीक है गोलीय दर्पण में किस किस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, और उस टाइप के जितने भी टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं मैक्सिमम हम कवर कर देंगे, ओके। और कुछ क्वेश्चंस अगर आप जैसे आप लोग एक्टिव रहोगे तो हम आपको कुछ और क्वेश्चन अपनी तरफ से भी सेट करके आपके ग्रुप में डाल देंगे, आप उसे बनाइएगा। चलिए अब यहाँ पे लिखेंगे यानी कि आपको क्या पढ़ना है कि अब जो गोलीय दर्पण है उसमें वस्तु किसी किसी पोजीशन पर किसी किसी अवस्था पे रखी होगी, तो आपको यह बताना होगा उसकी प्रतिबिंब कैसी बनेगी, उसकी प्रतिबिंब कहाँ बनेगी, उसकी क्या क्या गुण और प्रॉपर्टी होंगे। अब देखिए सबसे पहले ठीक है कि किसी भी गोलीय दर्पण में चाहे वह उत्तल दर्पण हो चाहे वह अवतल दर्पण हो, उन दोनों में प्रतिबिंब बनाने के लिए, उन दोनों में प्रतिबिंब बनाने के लिए 2 नियम है, यानी 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको जानना है। यदि वो दोनों पॉइंट आप जानते हो, वैसे जानते होगे हमें जहां तक पता है, बट फिर भी हम आपको बता देते हैं कि यदि वह दोनों पॉइंट आप जानते हो अच्छे से तो आप अब खुद से किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण उत्तल दर्पण में आसानी से बता सकते हो। तो देखिए इमेज बनाने के लिए 2 चीजों के बारे में आपको जानना है। पहला क्या है,
रे डायग्राम यानी कि किरण आरेख खींचना, ठीक है। और दूसरा पॉइंट क्या है, साइन कन्वेंशन, यानी कि चिन्ह। सारी चीजें 10th क्लासेस की बस एक रिवीजन के लिए एक सिंपल सा लुक दे लेते हैं कि ठीक है कैसे कैसे करना है। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि इमेज बनाने के लिए हम रे डायग्राम कैसे खींचते हैं, फिर देखेंगे कि ठीक है रे डायग्राम खींचने के बाद साइन कन्वेंशन क्या है, और इन दोनों को जानने के बाद हम जितने भी आपको 10th क्लासेस में पढ़ने थे और कि वस्तु कहाँ पर होगी, प्रतिबिंब कहाँ बनी वो बारी बारी से, और उसमें बने प्रतिबिंब की प्रॉपर्टी के बारे में भी जान लेंगे। देखिए सबसे पहले हेडिंग में ए में है कि रे डायग्राम। तो रे डायग्राम का मतलब क्या है, किरण आरेख कैसे कैसे खींचते हैं। उसमें सबसे पहला है 1 में कॉनकेव मिरर, मतलब अवतल दर्पण। अब अवतल दर्पण में कुछ पॉइंट्स है उसको देख लेते हैं। देखिए किसी भी अवतल दर्पण में और देखिए जितने भी हम यहाँ पे दर्पण बनाएंगे या जितना भी दर्पण के बारे में पढ़ेंगे उन सभी का अपरेटस या द्वारक बहुत ही छोटा है। मतलब जितनी भी आपतित किरण उनको क्या माना जाएगा, पैरेक्सियल माना जाएगा, मतलब वो प्रधान अक्ष के काफी नजदीक से गुजर रही है। अब देखिए यह प्रधान अक्ष है। अब मानते हैं कि आपको सबसे पहला इसमें क्या ध्यान रखना है कि किसी भी अवतल दर्पण में यदि आपतित किरण प्रधान अक्ष के समानांतर है तो परावर्तन के बाद वह फोकस से गुजरती है। पहला कि आपतित किरण अगर प्रधान अक्ष के समानांतर है तो परावर्तन के बाद फोकस से गुजरेगी। फर्स्ट नियम इसको आप अपने लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा कि यदि आपतित किरण प्रधान अक्ष के समानांतर होती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से गुजरेगी। ओके फर्स्ट। सेकेंड क्या है, तो सेकेंड आपको क्या देखने को मिल रहा है, तो सेकेंड आपको यह देखने को मिल रहा है कि यदि आपकी अवतल दर्पण है, सारी कॉनकेव मिरर मतलब अवतल दर्पण है, यदि आपतित किरण, यदि आपकी आपतित किरण या पोल है या फोकस है या सेंटर है, तो यदि आपतित किरण फोकस से होकर के गुजरती है तो दर्पण से परावर्तन होने के बाद प्रधान अक्ष के समानांतर हो जाएगी। पहला क्या था, यदि प्रधान अक्ष के समानांतर है तो फोकस से गुजरेगी प्रवर्तन के बाद, और यदि फोकस से निकलती है तो प्रवर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समानांतर हो जाएगी। तो ये फर्स्ट हो गया और ये सेकंड हो गया। अब चलते हैं थर्ड की तरफ। और आपको करना क्या है, फिगर बना के नीचे खुद से लिख लेना है कि यदि फोकस से गुजरती है तो प्रवर्तन के बाद क्या हो जाएगी, प्रधान अक्ष के समानांतर हो जाएगी। थर्ड क्या है, यदि किसी अवतल दर्पण में या पोल है या फोकस है और यह सेंटर ऑफ कर्वेचर है, मतलब वक्रता केंद्र या ध्रुव है या क्या है फोकस, तो यदि आपतित किरण सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरती है, मतलब वक्रता केंद्र से गुजरती है, तो दर्पण से परावर्तन होने के बाद उसी पथ पे लौट के चली जाती है। और ये सिंपली कहां से है, तो जब आपने को पढ़ाए थे हमने पढ़ाया था नॉर्मल इंसिडेंस, मतलब जब प्रकाश की किरण लंबवत होती है तो उसी पथ पे लौट के चली जाती है। तो यहाँ पे भी वही देखिए, चूंकि आपको कुछ ही पिछले लेक्चर में बताए हैं कि वृत्त की त्रिज्या वृत्त पर लंबवत होती है, तो यह क्या है, कर्व है और यह इसकी त्रिज्या है। तो यहाँ से भी जब लाइन खींचेंगे, देखिए यहाँ आपतित किरण इस पे जाएगी, यहाँ पे मीच कर जाएगी, तो ये तो 90 डिग्री है, और 90 डिग्री तो आपको पता है कि जिस कोण से आएगी उसी कोण से परिवर्तित होकर के लौट आएगी। इसीलिए बोला जाता है कि यदि आपतित किरण सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरेगी तो परावर्तन के बाद उसी पथ पर चली आएगी, मतलब अपने पथ को रिट्रेस करती है, सेम पथ पर लौट के चली आती है।
तो ये हो गई कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण। तो अगला पॉइंट क्या लिख लीजिएगा कि यदि आपतित किरण सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरती है तो दर्पण से परावर्तन होने के बाद उसी पथ पर लौट के चली जाती है। ये था थर्ड। अब चलते हैं फोर्थ। ये आपकी पोल है, ये आपकी फोकस है, ये आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो अगला रूल क्या है? तो अगली रूल ये है कि यदि आपतित किरण पोल पर आती है, ध्रुव पर आती है, तो देखिए जितने एंगल पर आपतित होगी उतने ही एंगल से कहां चली जाती है? बाहर चली जाती है। ओके क्या? यानी सिंपली कह सकते हैं कि यह विलंब है और ये आपतित किरण है। तो आपको पता है कि विलंब है, आपतित किरण, तो जितना आपतन कोण होगा उतना ही प्रवर्तन कोण होगा। तो ये चारों किरण आरेख है या कह सकते हैं रे डायग्राम के लिए अवतल दर्पण की प्रॉपर्टी है, एक गुण है। अब चलते हैं, यदि हमारे पास उत्तल दर्पण हो यानी कॉन्वेक्स मिरर हो तब क्या करेंगे? कॉनकेव मिरर के बाद कॉन्वेक्स मिरर, मतलब उत्तल और उत्तल दर्पण। अब देखिए उत्तल दर्पण में क्या है? उत्तल दर्पण में सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या जानना है? सारी वही प्रॉपर्टी है, बट थोड़ा सा देख लीजिए। यह पोल है, यह फोकस है, यह सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो आपको क्या बोला गया कि यदि उत्तल दर्पण में आपतित किरण प्रधान अक्ष के समानांतर हो, यदि उत्तल दर्पण में आपतित किरण प्रधान अक्ष के समानांतर हो तो प्रवर्तन के बाद वह फोकस से गुजरती हुई प्रतीत होती है। और देखिए इस तरह से माइनर मिस्टेक आपसे भी होंगे। देखिए यह कर्वेचर है, तो कर्वेचर है तो सेंटर उधर होगा, ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट को। हर बार में गलतियां हो जाती हैं, एग्जाम्स में भी ऐसे ही होता है। तो यहाँ है आपकी फोकस और यहाँ है आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, तो आपको क्या पता है कि यदि आपतित किरण प्रधान अक्ष के समानांतर है तो परावर्तन के बाद फोकस से गुजरते हुए महसूस होगी। तो देखिए सही है क्या? यह आपतित किरण, इसको भी हम रेड कलर से ही बना देते हैं। ओके, तो प्रवर्तन के बाद फोकस से गुजरती हुई महसूस होगी। ओके, तो यह आपतित किरण और यह है प्रवर्तित किरण। जब आपतित किरण प्रधान अक्ष के समानांतर होगी तब। अब चलते हैं सेकंड पॉइंट को देखते हैं। क्या देखा जा रहा है कि यदि आपतित किरण प्रधान अक्ष, यदि आपतित किरण फोकस से आती हुई प्रतीत होती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद वह फोकस के प्रधान अक्ष के समानांतर हो जाएगी। ओके, यानी कि यदि आपकी आपतित किरण महसूस होगा आपको कि फोकस से आ रही है तो प्रवर्तन के बाद कहां चली जाएगी? तो प्रवर्तन के बाद जैसे सिंपली ऐसा भी देख सकते हो। तो यदि आपतित किरण फोकस से आपतित होती हुई प्रतीत होती है तो प्रवर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समानांतर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखेंगे। फिर से सेम प्रॉपर्टी है, इसीलिए क्या होता है ना कि उत्तल का पढ़ लो या अवतल एक का पढ़ लो और वही प्रॉपर्टी को रिपीट कर देना चाहिए। ये सारी टाइम किलिंग हो रही है, बट फिर भी देख लेते हैं। लास्ट 2 पॉइंट और है कि हम मानते हैं सी है और या सॉरी ये आपकी एफ है और ये आपकी दिस इज योर एफ, दिस इज योर सी। तो आपने क्या देखा? मानते हैं कि यदि कोई वहां भी वही था कि यदि कोई आपतित किरण
यदि कोई आपतित किरण सेंटर ऑफ कर्वेचर या वक्रता केंद्र से गुजरती है तो अपने पाथ को रिट्रेस करती है, मतलब उसी पथ पे लौट के चली आती है। तो जैसे मानते हैं यहां से कोई आपतित किरण आ रही थी तो प्रवर्तन होने के बाद पुनः इसी पथ पे लौट के चली जाएगी। और एक और प्रॉपर्टी है कि यदि पोल पे आएगी मतलब ध्रुव पर आएगी तो जितने कोण से आएगी उतने ही कोण से परावर्तित होकर के बाहर चली आएगी। और ये सारा का सारा उत्तल दर्पण की प्रॉपर्टी है, उत्तल दर्पण की गुण है। तो यहाँ पर एक चीज और देख लेते हैं, लास्ट पॉइंट। थोड़ा हम फास्ट भी लेकर के चल रहे हैं क्योंकि ये जरूरी नहीं है, बस हाँ ये ध्यान रखना है क्योंकि जरूरी है, ऐसा नहीं है, जरूरी तो है ही क्योंकि इसके बिना आपका क्वेश्चन नहीं बनेगा। पर ये सारी चीज आप 10th क्लास में जरूर जानते हो क्योंकि यहाँ से तो 10th क्लास में आपको ही पता है एक न एक क्वेश्चन आ ही जाना है। या तो दर्पण फार्मूला प्रूफ करना होता था या F=R/2 प्रूफ करना होता, और इन सभी चीजों से हम फेमिलियर है, हम सबको पता है फोकस क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, वक्रता त्रिज्या क्या होती है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि यदि आपतित किरण ध्रुव पर आती है तो जितने कोण से आएगी उतने ही कोण से परावर्तित होकर के चली जाएगी। सही है क्या? जितने कोण से आएगी उतने ही कोण से परावर्तित होकर के चली जाएगी। यह आपका फोकस है, यह आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है और यह आपका क्या है, ध्रुव है, पोल। तो इस तरह से हमने क्या क्या देख लिया, तो इस तरह से हमने उत्तल दर्पण का गुण देख लिया और अवतल दर्पण का गुण देख लिया कि उसमें किस तरह से हम लोग किरण आरेख और रे डायग्राम ड्रॉ करते हैं। चलिए अब चलते हैं बी की तरफ। यहाँ पर ए पढ़ ली, अब हम बी की तरफ चलते हैं कि साइन कन्वेंशन या चिन्ह परिपाटी जिसे हम बोलते हैं वो क्या होती है वह देख लेते हैं। चलिए तो बी है साइन कन्वेंशन। देखिए अभी एक दो लेक्चर हमने बाइलिंगुअल रखा है क्योंकि ये सारी चीजें 10th क्लासेस की थी, इसीलिए हमने एक ही मतलब इंग्लिश वाले और हिंदी वाले दोनों के लिए कॉमन कर दिया है। बट कुछ ही समय बाद जैसे ही हमारे स्टैंडर्ड टाइप का चला आएगा तो वहां के बाद फिर से हम इंग्लिश वाले के लिए स्पेशल इंग्लिश में और हिंदी वाले के लिए पुनः स्पेशल हिंदी में कर लेंगे लेक्चर को। देखिए साइन कन्वेंशन में क्या क्या ध्यान रखना है। फर्स्ट पॉइंट, all the distance are measured from pole, यानी कि सारी दूरी सारी की सारी दूरी आपको कहां से मापनी है, दर्पण की ध्रुव से मापनी है। सेकेंड पॉइंट क्या है, डिस्टेंस along the इंसिडेंट रे, यानी कि आपतित किरण की दिशा में जो दूरी मापते हैं क्या लिया जाता है, उसे कॉस्ट लेते हैं। मतलब आपतित किरण की दिशा में तय की गई दूरी को हमको क्या लेना है, प्लस लेना है, मतलब धनात्मक लेना है। और देखिए अगला पॉइंट क्या है, यानी आपतित किरण के विपरीत जाएंगे। यदि आपतित किरण के विपरीत जाते हैं तो वह सारी की सारी दूरी आपको क्या लेनी है, निगेटिव लेनी है। अब क्या है, जितनी भी दूरी आपको कहां से मेजर करनी है, तो सारी की सारी दूरी दर्पण के ध्रुव से मेजर करनी है। देखिए अब क्या है नेक्स्ट पॉइंट,
डिस्टेंस above द प्रिंसिपल एक्सिस, यानी प्रधान अक्ष के ऊपर में जो दूरी लेते हैं उसको प्लस लिया जाता है, और प्रधान एक्सिस के नीचे में, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे जो डिस्टेंस लेते हैं, यानी डिस्टेंस बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस इज टेकन एज निगेटिव। प्रधान अक्ष के ऊपर की दूरी को प्लस और नीचे की दूरी को माइनस लिया जाता है। अब चलिए इसको एक फिगर के सहारे देख लेते हैं। आफ्टर दैट हम फिर क्या करेंगे, इमेज बनाना सीखेंगे कि किस तरह से आपके उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में इमेज बनते हैं जब वस्तु को डिफरेंट पोजीशन पर विभिन्न अवस्थाओं में रखा जाता है। तो और उसकी सारी प्रॉपर्टी के बारे में भी जानेंगे। देखिए यदि आपकी अवतल दर्पण है, कॉनकेव मिरर है, तो देखिए ये आपकी ध्रुव है। तो आप क्या देखोगे कि आप दर्पण के प्रवर्तक सतह के सामने ही तो किसी वस्तु को रखोगे, तो वस्तु आप मान लेते हैं यहाँ रख देते हो ए बी, और यहाँ से चलेगी आपतित किरण। तो देखिए आपतित किरण यह है, यानी कि आपतित किरण लेफ्ट से राइट है। तो आप ध्रुव से यदि इस दिशा में जाते हो, ध्रुव से इस दिशा में जाते हो तो सारी दूरी प्लस लोगे, और ध्रुव से जब विपरीत दिशा में जाते हो तो सारी दूरी को क्या लोगे, माइनस लोगे। यानी कि यदि आपसे कोई पूछ दे कि बताइए वस्तु दूरी कितनी है, तो देखिए वस्तु दूरी है पीबी, और पीबी का वैल्यू हम मान लेते हैं कि 20 सेंटीमीटर है, तो हम लोग बोलेंगे -20 सेंटीमीटर। ओके क्या। और देखिए तो जरा यह हमारी जो अवतल दर्पण है, यहाँ पर इसकी फोकस होगी, और यहाँ पर आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर है मान लेते हैं, और यह फोकस दूरी है, यह रेडियस ऑफ कर्वेचर है आर, यानी वक्रता त्रिज्या। तो आपसे पूछा जाए कि बताइए वस्तु को दूरी क्या है, तो वस्तु की दूरी क्या है पीबी, और पीबी देखिए कहां से कहां मेजर करते हैं, पी से बी की तरफ। तो देखो तो आपतित किरण इधर, आप जा रहे हो पीछे की तरफ, तो जब आपतित किरण के विपरीत दिशा में जाते हैं तो वह दूरी को माइनस लेते हैं। अच्छा अगली बार अगर कोई पूछेगा फोकल लेंथ मतलब फोकस दूरी, तो देखिए फोकस दूरी होता है पीएफ, और कहां से कहां मेजर करना है, पी से एफ। जितनी भी दूरी कहां से मापनी है, पोल से, तो पोल से कहां जाना है, फोकस की तरफ। आप जा कहां रहे हो, पीछे, और आपतित किरण कहां जा रही है, आगे, तो फिर से माइनस। अगर आपको आर का वैल्यू मेजर करना है, तो देखिए आर है यहाँ से यहाँ की दूरी, फिर से पीछे जाएंगे, यानी आपतित किरण के विपरीत दिशा में जितनी भी दूरी होती है सभी को माइनस लेके चलना है, और आपतित किरण के समान दिशा में जितनी भी दूरी होती है उसको प्लस लेके चलना है। अच्छा अब चलते हैं, एक चीज इसमें हमेशा ध्यान रखेंगे, एक स्टार्ट पॉइंट लिख लीजिएगा कि फोकल लेंथ विल ऑलवेज निगेटिव, यानी कि अवतल दर्पण में फोकल लेंथ फोकस दूरी हमेशा ही ऋणात्मक होती है। क्यों, क्योंकि देखिए इधर कहीं ना कहीं सेंटर होगा, इधर कहीं ना कहीं फोकस होगा, और आपको ऑब्जेक्ट भी इधर ही होगा, बट ये सर्टेनिटी के साथ रखिए। चलिए अब चलते हैं आगे की तरफ, इसी में एक पॉइंट और जान लेते हैं। देखिए अगर मानते हैं कि यह आपकी दर्पण है और यह वस्तु की ऊंचाई ए बी, अगर वस्तु की ऊंचाई मानते हैं 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है, तो देखो तो अगर आपसे कोई पूछे कि वस्तु की ऊंचाई कितनी है, तो कितनी है 5 सेंटीमीटर, प्लस की माइनस। तो आपने क्या पढ़ा था कि प्रधान अक्ष से ऊपर की जो दूरी होती है उसको प्लस लेके चलना है, और प्रधान अक्ष से नीचे की जो दूरी है उसको माइनस लेके चलना है। तो अगर हम मानते हैं कि ए बी वस्तु और इसका प्रतिबिंब मानते हैं कि बी डैश और ए डैश है, और यह 5 सेंटीमीटर मान लिया, या कुछ चलो 3 सेंटीमीटर मान लिया, 3 सेंटीमीटर मान लिया। तो अगर आपसे क्या पूछे कि यह वस्तु की ऊंचाई है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यह क्या है हाइट ऑफ इमेज, तो देखिए तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दिया है 5 सेंटीमीटर। अब आपको सोचना है कि प्लस ले कि माइनस, तो प्रधान अक्ष के ऊपर जाते हैं तो प्लस, और प्रधान अक्ष के नीचे जाते हैं तो माइनस। ओके अब चलते हैं थोड़ा और आगे, थोड़ा सा उत्तल दर्पण के बाद अवतल दर्पण के बाद उत्तल दर्पण को देख लिया जाए।
तो इसमें जरा सा इस तरह से देखोगे, यहाँ है पोल, यहाँ है फोकस और यहाँ है सेंटर ऑफ कर्वेचर। और आपको पता है कि चूंकि यह है प्रवर्तक सतह बाहर वाली, तो प्रवर्तक सतह के सामने वस्तु रखेंगे कहीं भी, तो इधर कहीं पे आप वस्तु रख दीजिए ए बी, तो यह हो गई आपतित किरण की दिशा। तो आपसे जरा सा देखो तो यहाँ से प्रवर्तन होने के बाद चलो इधर चली गई, इधर चली गई, कहीं जाएगी, बट आपसे कोई पूछ देगा कि यह बताइए हमें कि वस्तु दूरी धनात्मक है कि ऋणात्मक, तो वस्तु दूरी मापते कहाँ से है, तो ध्रुव से, और यहाँ पे है वस्तु, तो यह है दूरी मानते हैं, मान लिया कि 20 सेंटीमीटर है, तो फिर से हम क्या बोलेंगे, चूंकि 20 सेंटीमीटर है और आप कहाँ जा रहे हो, ध्रुव से पीछे की तरफ जा रहे हैं, आपतित करने इधर और जा रहे हैं पीछे, तो इसको माइनस में रखेंगे। परंतु यहाँ देखिए फोकस दूरी होती है ध्रुव से लेकर के फोकस पॉइंट के बीच की दूरी, तो यह दूरी, और आपको पता है कि आप इसी दिशा में जा रहे हो, सेम दिशा में जाते हैं तो प्लस, और सेम दिशा किसके, आपतित किरण की दिशा में, तो यहाँ पे एफ का वैल्यू क्या लेके चलेंगे, प्लस लेके चलेंगे। और हाइट वाला फिर वही कॉन्सेप्ट है कि प्रधान अक्ष के ऊपर प्रिंसिपल एक्सिस के अबव जाते हैं तो प्लस, और प्रिंसिपल एक्सिस के बिलो जाते हैं तो माइनस लेके चला जाता है। तो ठीक है, सारी चीजें 10th क्लासेस की थी और 10th क्लासेस की सारी पॉइंट्स थी, और उस पॉइंट में क्या ध्यान देना है, अच्छा तो सारी चीजें 10th क्लासेस की थी और हमने यह देख लिया कि इन सारी मतलब ये सारी चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंस तो रखती हैं, क्योंकि इसके बिना आप समझ नहीं पाओगे कि किस तरह से कोई क्वेश्चन को बनाया जाए, क्योंकि बिना रे डायग्राम के आप प्रॉपर्टी नहीं बता सकते हो कि वस्तु रियल है, इमेजिनरी है, वर्चुअल है, छोटी है, बड़ी है, ये सारी चीज आप तभी बता सकते हो जब इतनी छोटी छोटी पॉइंट्स आपको पता है। और मुझे आशा है कि सारी पॉइंट्स आप जानते हो, इसीलिए मैं इस पे ज्यादा फोकस नहीं दे पा रहा हूँ। ओके, तो ठीक है, अब नेक्स्ट क्लासेस में तो देखिए, तो ये सारी चीजें उतनी ज्यादा आपको भी पता है, इसलिए हम इस पे ज्यादा प्रेशर या ज्यादा आपको डीप में नहीं जा रहे, क्योंकि इतनी ही जाननी थी। कुछ चीजें हैं केवल कहने के लिए डीप होती है, बट हाँ जाननी बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखिए, एक ही 2 लेक्चर में आपको बस हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल किया जा रहा है, क्योंकि इससे देखिए हमको भी बहुत ज्यादा मेहनत हो जाता है एक ही चीज को हिंदी में इंग्लिश में करना, और ये सारी चीजें आप जानते हैं, इसीलिए हमने दोनों बैचेस को कंबाइन कर दिया। बट जैसे ही हम इमेज डायग्राम बनाने के बाद, प्रतिबिंब बनाने के बाद मैग्निफिकेशन और आवर्धन के पास जाएंगे, तो पुनः हम इंग्लिश वाले के लिए इंग्लिश में और हिंदी वाले के लिए हिंदी में। हाँ, एक चीज और है, देखिए इंग्लिश वाले बैच में पूरी तरह इंग्लिश तो नहीं बोल सकता, हमको लगता है कि समझाते वक्त दोनों मतलब हिंदी में ही समझाया जाए तो काफी अच्छा रहता है। अदरवाइज यदि आपको लगे कि नहीं आपको कंप्लीट से इंग्लिश में बोलिए, तो हमारे लिए और वो फायदेमंद होगी, क्योंकि तो इंग्लिश बोलना बहुत आसान है, मतलब फेमिलियर है कुछ समय से, तो आसान रहेगा। बट फिर भी हम यही चाहते हैं कि समझ आना चाहिए। देखो, साइंस का मतलब यही होता है कि समझ आना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर, और कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपका आंसर आएगा ही आएगा। तो ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में मिलते हैं, और वहां पर हम लोग जितना भी रे डायग्राम के सहारे इमेज का फॉर्मेशन होता है उसे देख लेंगे। तो चलिए ठीक है, थैंक यू।